हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई लास्ट लेक्चर में हम ये जान चुके थे कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। इस लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस। भाई लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन नहीं की थी क्योंकि अगर हम एप्लीकेशन को उसमें करते तो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाता है ना, इसलिए हमने सोचा कि एक और लेक्चर बना देते हैं, एप्लीकेशन का अलग, डायपोल मोमेंट का अलग हो जाएगा ना। तो इसमें हम करने वाले हैं डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस के बारे में। अगर आपको डायपोल मोमेंट और उसका पूरा कंसेप्ट समझना है तो आप लास्ट लेक्चर को देख लीजिए। ढूंढना बहुत आसान है भाई, हमारे चैनल पर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर आपको वान डर वाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और क्या था हमारा फजांस रूल, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, इससे रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट हमने वहां पर डाल रखे हैं, जो कि क्लास 11th में और बाकी नीट में, बीटेक में और ग्रेजुएशन फर्स्ट सेम में बहुत यूज होते हैं भाई। तो वही चीज है हमारी। अभी हम इस लेक्चर में करने वाले हैं डायपोल मोमेंट की क्या एप्लीकेशंस। तो चलिए भाई एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हैं हम डायपोल मोमेंट की। और इससे पहले आपको पता है डायपोल मोमेंट के बारे में बता चुके हैं सारी की सारी चीजें, एक बार फिर से देख लेते हैं। सर डायपोल मोमेंट को हमने किससे दिखाया था? सर म्यू से बताया था। हमने बताया था कि डायपोल मोमेंट्स को किससे डिनोट करेंगे? म्यू से। और म्यू बराबर क्या था भाई? म्यू इजकल टू था क्यू इंटू डी। भाई ये बताया था ना, म्यू इजकल टू कितना था? म्यू इजकल टू क्यू इंटू डी। यहाँ पर सर क्यू क्या था? जैसे हमने बोला था, जैसे HCl ले लीजिए, है ना, तो HCl में डी क्या है? इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की अलग है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे पर चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज आता है पार्शियल, और इस पर हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो डी इसका चार्ज होता, सॉरी क्यू इसका चार्ज होता है और डी हमारा डिस्टेंस। एक्चुअल में इन पर तो टोटल तो ओवरऑल चार्ज होता नहीं है, तो सर चार्ज कैसे निकालेंगे? तो क्यू एक्चुअल में चेंज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताया था, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना होगा उस डिफरेंस को रख दीजिए हम क्यू की जगह, इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, आपका क्या निकल आएगा? डायपोल मोमेंट। चलिए सर, ये सब सारी चीजें हम पहले लेक्चर में अच्छे से समझे थे, इसलिए यहां पर हम ज्यादा इसको फोकस नहीं कर रहे हैं। अब जो हम समझने वाले हैं वो समझेंगे इन चीजों के बारे में, इनकी एप्लीकेशंस के बारे में, कि डायपोल मोमेंट का भाई काम क्या क्या होता है, इसका यूज क्या क्या होता है, वो सारी चीजें। चलिए फर्स्ट है हमारा क्या? डिटरमाइनिंग बॉन्ड पोलैरिटी। सर हमारे पास में एक से ज्यादा टाइप के वो दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स, और उसमें पूछा जाता है किसमें पोलैरिटी ज्यादा है, किसमें ज्यादा है। सर ये जो क्वेश्चन में, इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, और जो क्वेश्चन में लेके आने वाला सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सर कंफ्यूजन कैसे होता है? देखिए उस कंफ्यूजन का आज इलाज भी आपको मिल जाएगा। HF एक मॉलिक्यूल लिया, दूसरा HCl, ठीक है, तीसरा HBr, और फोर्थ हमने ले लिया HI। क्या ले लिया भाई? HI। और मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूं भाई, इसमें डायपोल मोमेंट, भाई इसमें क्या चीज? डायपोल मोमेंट की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी? डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होने वाला है? सर डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला यहां पर देखिए, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला इधर देखिए। अगर मैं यहां पर डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखूं तो क्या है भाई? इसको अलग कर देते हैं थोड़ा सा ना, ताकि हम इसको अलग से कर, और सॉरी इसको हम इधर कर लेते हैं, ओके, और इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देते। चलिए ये हो गया, ठीक है ना। और इसको हम इस तरह से यहां से समझने वाले, ये हमारा कंसेप्चुअल पार्ट है, ठीक। म्यू बराबर क्या होता है? क्यू इंटू डी होता है, है ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चलिए भाई इनके दोनों के बेस पर देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज के बेस पर, है ना। चार्ज के अगर बेस पे देखूं, चार्ज का मतलब क्यू, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस। भाई अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सब में सेम होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसमें ज्यादा? सर फ्लोरीन की इनसे नहीं, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले लेक्चर में देख चुके थे। अगर इन चारों की बात करें, इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो डिफरेंस भी तो सबसे ज्यादा इसका आएगा। जब सबसे ज्यादा आएगा इसका मतलब सर क्यू जितना ज्यादा होगा म्यू उतना ज्यादा होगा। तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सर यहां पर हमारा जो
आंसर है वो क्या आना चाहिए, हमारा ये आंसर आना चाहिए। HF का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद HCl, फिर उसके बाद HBr, सबसे ज्यादा सबसे कम HI। डायपोल मोमेंट का हमारा ये क्रम होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन आती है सर, डिस्टेंस को भी देखो, दो फैक्टर ना, एक चार्ज है एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को भी देखें तो क्या होगा सर, यहां पर एक और अंतर है, और वो अंतर क्या है, हम उसको कुछ इस तरह से समझते हैं। देखिए कैसे, हाइड्रोजन सब में सेम है सर, ये रहा हाइड्रोजन हमारा, कहाँ है, इसका हाइड्रोजन ये रहा, इसका हाइड्रोजन ये रहा, इसका हाइड्रोजन ये रहा, और इसका हाइड्रोजन ये रहा। उसके बाद कौन जुड़ा है इससे भाई, क्लोरीन, वो हेलोजन्स जुड़े हैं। यहां पर कौन जुड़ा है, फ्लोरीन, साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज इससे बड़ा होता है, ब्रोमीन का साइज इससे भी बड़ा होता है, और आयोडीन का इससे भी बड़ा, यही होता है ना। और अगर हम बात करें किसकी, डिस्टेंस की, बीच की डिस्टेंस, सर यहां से इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी, इसके सेंटर से इसके बीच सेंटर के बीच की दूरी। एक चीज मैं कॉमन देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, अगर मेरा देखो हाइड्रोजन तो सब में सेम है, हैलोजन FCl भी आ रहा है, F से I की तरफ जाता हूं, साइज मेरा क्या बढ़ रहा है, इनके एटम का साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने से इनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ रही है भाई। इसमें ये कम थी और बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ी, इसमें और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन हमारा फॉर्मूला कहता है सर अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो म्यू भी बढ़ेगा। फिर तो गड़बड़ होगी सर, क्या गड़बड़ होगी, गड़बड़ ये हो गई कि भाई इसके अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका होना चाहिए, फिर इसका, यानी कि सबसे ज्यादा होना चाहिए HI का, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ये तो सर दोनों ही कंडीशन में, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर अब किस केस में, अब आंसर कैसे करेंगे, आप कह रहे हो सर चार्ज ज्यादा हो तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, आप कह रहे हो डिस्टेंस ज्यादा हो तो डायपोल मोमेंट, अगर मैं चार्ज के अकॉर्डिंग दे तो HF का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दे तो HI का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। फिर देखना किसके अकॉर्डिंग है सर, देखना है आपको, सुन लो, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन फंसती है कि जहां पर चार्ज भी और डिस्टेंस भी दोनों ही वो होते हैं, तो उस केस में जो चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, ये आपका डोमिनेट करता है। ये क्या करता है, डोमिनेट, मतलब ये आपका डोमिनेट होगा, आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है, डिस्टेंस को भूल जाना है, प्रायोरिटी देनी है आपको। किसको प्रायोरिटी देनी है, चार्ज को, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, जिसका चार्ज ज्यादा, वही उसका मतलब डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा। इसलिए डायपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। तो हम डिस्टेंस वाला फैक्टर इधर नहीं लगाएंगे, बस यही आपको बताना। तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी भैया, HF में, उसके बाद HCl, HBr, HI। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा था पहला एप्लीकेशन। चलिए भैया, अभी हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, और अगला एप्लीकेशन है हमारा परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर, इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब भी समझ लीजिए सर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर कहने का मतलब है आपको आयनिक करेक्टर बताना कितना परसेंट होगा। सर हम अगर ये देखें, जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने H2 ले लिया भाई, H2 में H सिंगल बॉन्ड H होता है सर, प्योरली 100% कोवेलेंट करेक्टर होता है। 100% क्या होता है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि इन दोनों में दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग, दोनों के दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना इसका अट्रैक्शन इस हाइड्रोजन का होगा उतना ही अट्रैक्शन इस वाले हाइड्रोजन का होगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, कोई कहीं पर भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो सर कोवेलेंट हो गया, हो गया नहीं हो गया। लेकिन जब हम HCl की बात करते हैं सर, HCl के केस में हमने तो पता है, क्या पता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो Cl की तरफ थोड़ा सा खिसक जाते हैं, तभी तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। भाई पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया सर, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब हो गया इस पर चार्जेज आना स्टार्ट हुआ। अगर चार्जेज आ रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो आयनिक करेक्टर होगा ना। अब वो कितना आयनिक करेक्टर होगा कि इसको कौन कौन बता सकता है सर, डायपोल मोमेंट बता सकता है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर को डायपोल मोमेंट हमारा बता सकता है कि किस तरह से हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बता सकते हैं। जैसे इसमें पूछे HCl आयनिक करेक्टर होगा, भाई कोवेलेंट है तो आयनिक जरूर है, आयनिक कितना भी 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, जितना भी होगा कुछ ना कुछ तो होगा। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, वो हम फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं। वो क्या होता है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर बराबर हो जाता है म्यू एक्चुअल
नहीं म्यू, हाँ ठीक है, म्यू एक्चुअल अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा भाई 100, क्यों परसेंट निकालते हैं तो 100 तो लेना है ना, अगर परसेंटेज आपको निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात ये आती है सर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर बड़ा म्यू एक्चुअल अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100, क्या मतलब है सर इसका? ये कुछ समझ में नहीं आया। देखो सर, HCl का कुछ ना कुछ तो डायपोल मोमेंट होगा जो एक्चुअल उसका होगा, जो ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, है ना, वो वैल्यू को आपको यहां रखना है। आयनिक का मतलब क्या है? आयनिक का मतलब हमने जैसे माना है किसको भाई, जैसे हमने माना है किसको, HCl को। HCl से समझते हैं HCl। इस लेक्चर में मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं कराने वाला हूं, लेकिन अगले लेक्चर में मैं आपको इस चीज से रिलेटेड, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, जो हमारे इस पूरी यूनिट की लास्ट लेक्चर होगा वो हमारा, ठीक है ना। जैसे HCl की बात करूं, है तो ये कोवेलेंट, है ना, तो इसका जो भी एक्चुअल डायपोल मोमेंट होगा उसको आपको कहां रख देना है, इधर रख देना है। डिवाइड करना है एक अजम्पशंस लेकर। अजम्पशन कौन सा लेना है? आपको ये मानना है कि अगर ये प्योर 100% आयनिक होता, अगर ये प्योर 100% आयनिक होता तो उस केस में इसका डायपोल मोमेंट कितना होता? उसके केस में म्यू बराबर Q इंटू डी से आप मल्टीप्लाई करोगे, Q इंटू डी से मल्टीप्लाई करोगे। चार्ज भाई, चार्ज इस पर पता, अगर ये प्योर 100% आयनिक हो गया तो भाई H पर कंप्लीट पॉजिटिव और Cl पर कंप्लीट नेगेटिव आ जाएगा, यानी चार्ज इसका हो जाएगा कितना, जो +1 होगा ना, इस पर चार्ज कितना होता है आपको पता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, या फिर 4.8 × 10⁻10 ESU। तो उसमें हम चार्ज निकाल लेंगे इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और आपको यहां से निकालना है म्यू आयनिक। आपको कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इसको 100% आयनिक मानकर जो भी डायपोल मोमेंट निकलेगा उसको यहां रखना है, एक्चुअल जो होगा वो यहां रखना है, कैलकुलेशन कर देनी है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। इसका न्यूमेरिकल हम कराएंगे जरूर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है, जिसमें से म्यू एक्चुअल आपको नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चंस में दी जाती है, ठीक है ना। अगला एप्लीकेशन क्या है और क्या कर सकते हैं इससे, ये लास्ट लेक्चर में हमने जाना था इसके बारे में। डिटरमाइन द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सर डायपोल मोमेंट से सिमेट्री पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कैसे कर सकते हैं? अगर डायपोल मोमेंट आ गया हमारा कितना, 0, सर कंपाउंड जो है ना वो सिमेट्रिक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था जब हम कंसेप्ट सीख रहे थे डायपोल मोमेंट का। अगर भाई डायपोल मोमेंट हमारा 0 आ गया तो डायपोल मोमेंट जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक होगा ही होगा। अगर डायपोल मोमेंट हमारा 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो नॉर्मली हमारा क्या होता है, वो नॉन सिमेट्रिक हम बोल सकते हैं, वो सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉन सिमेट्रिक, ठीक है, नॉन सिमेट्रिक। अब सिमेट्री भी कई सारे टाइप की होती है। अब ये भी नहीं बोल सकते कि सर, चलो यहां पर हम एक चीज ले लेते हैं, कुछ केस हम देखेंगे जहां पर म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 लेकिन वहां पर भी वो हमारा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, तो वो क्या है, लेकिन इतनी चीज है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केसेस में वेरी करता है। तो वो सिमेट्री हमारी कई सारे टाइप की होती है, जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इस केस में अगर हम बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है अगर म्यू इक्वल टू 0 होता है तो। बाकी प्लेन ऑफ सिमेट्री में कभी कभी म्यू नॉट इक्वल टू भी 0 हो जाता है, तो वो अभी हम देखने वाले हैं वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल, क्योंकि वैसे तो हम इसके एग्जाम्पल कर चुके हैं, इसके एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी 1-2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ऐसे इसको समझो, क्या हमने एक ले लिया CO2, क्या लिया है CO2, एक ले लिया मैंने H2। सर यहां पर अगर दोनों में एक चीज कॉमन देखो, क्या कॉमन है, यहां पर एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगे हैं या एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं। CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, कार्बन CO2 में कार्बन पर sp हाइब्रिडेशन होता है। sp का मतलब लीनियर ज्योमेट्री होती है कुछ इस टाइप से, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड। H2O में आप ऐसे नहीं बना सकते, आप इस तरह से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सर H2 में ऑक्सीजन पर होता है sp3 हाइब्रिडेशन, जिसकी ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल और शेप हो जाती है V शेप। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, यानी ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन है, कुछ इस टाइप से V शेप में होता है वेंट, और इस पर बाकी क्या होता है, हमारे 2 लोन पेयर होते हैं।
और सर मैंने बताया आपको कि जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है भाई, और वेक्टर होता तो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन कहां से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर एटम से और लोन पेयर में देखी जाए तो एटम से लोन पेयर के हो। दो चीजें बताई थी हमने सर, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की साइड जाएगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की साइड जाएगा, ऑक्सीजन से लोन पेयर की साइड जाएगा, ऑक्सीजन से लोन पेयर की साइड जाएगा। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल हमारा नीचे से ऊपर की ओर क्या डायपोल मोमेंट जीरो होगा? नहीं होगा सर। इस केस में डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन सर इसमें क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, डायपोल मोमेंट ऑक्सीजन की साइड। इसमें कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ज्यादा, डायपोल मोमेंट ऑक्सीजन की साइड। सर एक जा रहा है मेरा इधर डायपोल मोमेंट, दूसरा जा रहा है मेरा इधर डायपोल मोमेंट, एंगल कितना हो गया 180। सर 180 होने पर इसका मैंने रीजन भी बताया था कैलकुलेशन करके, इसका डायपोल मोमेंट हमारा कितना आता है? जीरो। अब लास्ट लेक्चर में देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जीरो क्यों आया, वो कैलकुलेट करके बताया था। आपको बात समझ में आ गई? ये हमने केवल डायरेक्शन से बता दिया, वहां पर हमने कैलकुलेशन करके भी बताया। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है हम ये हमारा क्या कंपाउंड सिमेट्रिक है या नहीं है? बिल्कुल सिमेट्रिक। बीच में से काटूंगा, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, आराम से कट जाएगा। सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो इस केस में डायपोल मोमेंट हमारा जीरो होगा। आगे देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सर सिस और ट्रांस आइसोमर आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, है ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें या फिर हम इनऑर्गेनिक की भी बात करें तो सब जगह ये हमारे मिलते हैं। तो अगर सिस ट्रांस आइसोमरेज की बात करूं, जैसे ये है C डबल बॉन्ड O, है ना, सॉरी C डबल बॉन्ड C लिख दो, और इसके हमारे कितने, हर एक के 4-4 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर मैंने CH3 लिखा, यहाँ पर मैंने H लिख दिया, यहाँ मैंने CH3 लिख दिया, यहाँ पर मैंने H लिख दिया। एक मॉलिक्यूल और लेते हैं C डबल बॉन्ड C, और इस केस में भी यहाँ पर मैंने CH3 लिख दिया, यहाँ पर मैंने H लिख दिया, यहाँ मैंने CH3 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने H लिख दिया। ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, लेकिन दोनों में आपको एक चीज फर्क नजर आ रहा होगा, यहाँ पर दोनों CH3 सेम साइड है, यहाँ पर दोनों CH3 एक दूसरे के अपोजिट है। सर अपोजिट है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम सर? अगर सेम साइड है तो उसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर, और अगर अपोजिट साइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस। तो सर ये हमारे सिस ट्रांस का आप फंडा समझेंगे, आने वाली यूनिट में हमें यही पढ़ना है सब कुछ, है ना। तो उससे पहले अभी के लिए समझ लीजिए, डबल बॉन्ड से अगर दोनों ग्रुप सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, और सेम ग्रुप डिफरेंट साइड तो हमारा हो जाता है ट्रांस। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखना हमें क्या, डायपोल मोमेंट। सर डायपोल मोमेंट के लिए हमने बताया था, क्या बताया था भाई? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्शन किधर होती है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। लेकिन सर प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है? यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। सर कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। अब हम कैसे बताएंगे? सर इनकी सेम नहीं होनी, कार्बन की सेम होती लेकिन इनकी सेम नहीं होनी। क्यों नहीं होनी उसके लिए समझो भाई, हमने हाइब्रिडेशन पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? देखो एक चीज समझते हैं, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है। हमारे पास हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक में कितने होते हैं? केवल 3 होते हैं सर ऑर्गेनिक। कौन कौन से होंगे? एक तो होता है हमारे पास sp, एक sp2 और एक sp3। 3 ही तो होते हैं। बिल्कुल सर 3 होते हैं। अगर मैं इसमें परसेंटेज एस करेक्टर पूछूं, कितना पूछूं? परसेंटेज एस करेक्टर, तो भाई मेरे sp, एक s एक p, दो मिलकर ही sp ऑर्बिटल बना रहे हैं। इसका मतलब आधा s आधा p, 50% s है, 50% क्या p। इसका मतलब भाई sp में परसेंटेज s करेक्टर कितना आएगा? 50%। सर sp2 3 हो गए, 1/3 पार्ट है, यानी कि 33% ऑलमोस्ट है। इसमें sp3 4 हो गए, 1/4, मतलब 25% एस करेक्टर। भाई एस करेक्टर इनमें sp में एस करेक्टर 50% होता है, sp2 में 33% होता है, sp3 में 25% होता है। भाई एक चीज बताओ, न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन होता है? s होता है या p होता है? s होता है। और s होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी? जिसमें s ज्यादा होगा। भाई s किस में ज्यादा है? sp में। यहां से कंक्लूजन निकाल लीजिए, हमारे पास sp है, हमारे पास sp2 है, हमारे पास sp3 है। सर इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी? sp की।
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? sp की। सर क्यों होगी sp की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? उसका रीजन पता है, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। भाई इधर आना, अगर मैं यहां पर बात करूं CH3 में, इसका हाइब्रिडेशन जो होता है, इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है? sp3, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसमें हम बोलेंगे sp2। तो सर sp3 और sp2 इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? sp2 वाले की ज्यादा। अभी हमने देखा sp2 वाले की ज्यादा है sp3 से। इसका मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी भाई? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी सर कुछ इस टाइप से। बिल्कुल सही। इसमें कुछ इस टाइप से आएगी सर। इधर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से, इसमें कुछ इस टाइप से। सर एक चीज पता चल रही है, डायरेक्शन इधर, इनका ओवरऑल रिजल्टेंट जाएगा नीचे की ओर। इसमें डायरेक्शन इधर, दूसरा इधर, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसलाइज करेंगे। और सर कैंसलाइज करेंगे तो आंसर की अगर हम बात करें तो सर यहां पर डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0, और इस केस में डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर डायपोल मोमेंट 0 कैसे हो सकता है? ये भी इधर जा रही, दोनों के दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं ना, तो जा रहे हैं, तो यहां पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, और ट्रांस में डायपोल मोमेंट 0 होगा। सर क्या हर ट्रांस में डायपोल मोमेंट 0 होगा? ऐसा नहीं है। सिस में तो कभी डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, और ट्रांस में डायपोल मोमेंट 0 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगला एक केस कर लेते हैं, एक केस है छोटा सा। जैसे मान लीजिए CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। मुझे पता है, आपको पता चल गया होगा कि हमने ये सिस बनाया है या ट्रांस बनाया है ना? तो भाई अभी आपको समझ में आ गया सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। यहाँ पर देखिए क्या देखें भाई, यहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ले लो, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस हो गया। ये कौन सा है हमारा? सिस। और इसमें अपोजिट साइड हो गए तो क्या हो गया हमारा? ये ट्रांस हो गया। ठीक है भाई। डायपोल मोमेंट सर sp3 से sp2 की ओर, डायपोल मोमेंट इससे इधर की ओर, क्या डायपोल मोमेंट 0 होगा? सर नहीं होगा, डायपोल मोमेंट कांट इक्वल टू 0। यहां देखिए, इसका इधर जाएगा और इसका इधर जाएगा, डायपोल मोमेंट 0 होगा, डायपोल मोमेंट 0 होगा। हम कहेंगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट की 0 नहीं होगा। भाई डायपोल मोमेंट 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैंसिल तो कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन यहां पर कौन है? CH3, यहां पर कौन है? CH3 CH2। सर इस ग्रुप से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना उसके चार्ज में, और कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा तो एक दूसरे को एग्जैक्ट नलीफाई नहीं कर सकते तो सर डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। अगर सर हमारे पास क्वेश्चन फिर ये आ जाता है, वो हमसे पूछता है इसका डायपोल मोमेंट μ1 है, इसका डायपोल मोमेंट μ2 है, तो फिर सर हम कैसे बताएंगे किसका ज्यादा होगा? ऑलवेज भाई, हमेशा भाई इसका रिजल्टेंट नीचे आ रहा है, इसका रिजल्टेंट नीचे आएगा लेकिन थोड़ा कम होगा, तो हम बोल सकते हैं सर इसका तो कंप्लीट एक तरफ आ रहा है, हम बोल सकते हैं सर μ1 इज ऑलवेज इक्वल टू μ2। भाई सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है। ट्रांस का 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। अगर सेम ग्रुप लगे अपोजिट साइड तो 0 होगा, और सेम नहीं है तो 0 नहीं होगा। ठीक है सर। अब हम कर लेते हैं हमारा अगला, और मुझे लगता है लास्ट, ये हमारा लास्ट एप्लीकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भाई। हम यहां पर करने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो पैरा मेटा। सर सबको मैंने बता रखा है पहले भी, हमारे शॉर्ट्स भी इसके ऊपर पड़ी हुई हैं। अगर कोई हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, उससे कोई भी ग्रुप लगा होता है, सर जिस कार्बन से जो ग्रुप लगा होता है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन। क्या बोलेंगे? इप्सो। सर इप्सो के दोनों जो बराबर वाली पोजीशन होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलेंगे इसको हम? ऑर्थो। सर ऑर्थो के बराबर वाली पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलेंगे? मेटा। और जब सामने वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? पैरा। ये कौन डिसाइड करता है सर ऑर्थो में पैरा? ये डिसाइड करता है ग्रुप। अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा कर दिया, क्या कर दिया सर, मैंने तो ग्रुप यहाँ पे लगाया ही नहीं, मैंने तो ग्रुप यहाँ लगा दिया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वही कंसेप्ट है अपना। क्या सर, इस बार अगर यहाँ ग्रुप लगाया तो ये इप्सो हो जाएगी, अब इप्सो के बराबर ये भी, इप्सो के बराबर ये भी है, तो सर ये ऑर्थो हो जाएगी, और ये भी हमारी क्या हो जाएगी? ऑर्थो हो जाएगी। सर ऑर्थो के बराबर कौन सी होती है? मेटा, तो ये मेटा हो जाएगी, ये भी मेटा हो जाएगी। सर
और इप्सो के जस्ट सामने वाली कौन सी हो जाती है, पैरा। तो सर ये ऑर्थो मेटा पैरा ये डिसाइड कौन करता है, ग्रुप। जिस कार्बन से ग्रुप लगा होगा इप्सो, इप्सो के बराबर ऑर्थो, ऑर्थो के बराबर मेटा, मेटा जस्ट इप्सो के सामने कौन हो जाएगा, पैरा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो इस चीज को आप नोट करके भी लिख सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से इसमें हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 के अलावा फिर नहीं करने वाले। तो उसी से हमारा सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे एक ये है हमारे पास, यहां हमने लिया है एक Cl, एक Cl हमने यहां लिया है, दूसरा यहां हमने लिया एक Cl, दूसरा Cl हमने यहां लिया है, तीसरा एक Cl हमने यहां लिया और दूसरा Cl हमने यहां लिया। मुझे लगता है आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, सर मैंने एक में Cl लगाया ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरे में लगाया मेटा पे, तीसरे में लगाया पैरा पे, तीनों जगह लगा दिया। अब हम मान लीजिए हमसे पूछा जाता है, और हमसे कौन पूछेगा सर, कोई भी पूछ सकता है, एग्जामिनर भी पूछ सकता है। ये हमारा μ1 है इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट μ2 है और इसका डायपोल मोमेंट μ3 है। पहला क्वेश्चन तो ये, सर हमें ये बताइए μ1 μ2 μ3 में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, है ना, ये हमें पता करना है। अगर मैं आपसे कहूं डायपोल मोमेंट निकालना बहुत आसान है, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई। क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने रिजल्टेंट म्यू निकालना बताया था कि रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। और इसके बारे में हमने डिटेल भी पढ़ा था उधर, हमने ये निकाला था कंक्लूजन, अगर आप थीटा बढ़ाते हैं, अगर आप थीटा यानी एंगल बढ़ाते हैं तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाती है। हमारा जो रिजल्ट निकल के आया था वहां से हमने थीटा की वैल्यू रखी थी, कॉस थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 ये सब हमने वैल्यू रखी। और वैल्यू रखने के बाद हमने निकाला ये कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम। बात ये आती है सर थीटा कैसे पता करें, थीटा कैसे बढ़ रहा है। डायपोल मोमेंट देखो भाई, इसका डायपोल मोमेंट की तरफ जा रहा है सर, इधर जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है। इसका मतलब कुछ इस टाइप से जाएगा, यहाँ पर हमारा कुछ इस टाइप से जाएगा। सर मुझे लास्ट वाले का कुछ डाउट लग रहा है, क्या डाउट लग रहा है सर, एक ऊपर जा रहा डायरेक्ट और एक नीचे जा रहा डायरेक्ट। सर इसका तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, है होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, सही सोच रहे हो। अगर सोच रहे हो ऐसा तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सर एक ऊपर की साइड जा रहा है, एक नीचे की साइड जा रहा है और दोनों ही सेम है, तो डायपोल मोमेंट 0। क्या सर इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट होगा ना। अगर मैं आपको देखूं, इसका सेंटर मिलाओ सर यहाँ, इसका सेंटर मिलाओ सर यहाँ, इनके बीच में एंगल कितना होगा, इनके बीच में अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल हो जाएगा सर 60 डिग्री, है ना। इसका सेंटर मिलाओ इधर, इसका सेंटर मिलाओ इधर, सर इसका एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसका सेंटर और इसका सेंटर मिलाने से एंगल कितना हो जाएगा सर 180 डिग्री। भाई मेरे यहां से उधर जाने पर एंगल मेरा बढ़ रहा है 60, 120, 180। एंगल अगर बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट घटेगा, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट हो जाएगा μ1, फिर उसके बाद μ2, फिर उसके बाद μ3, और μ3 का तो इतना कम होगा कि 0 ही हो जाना है। तो मुझे लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जहाँ गलत करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हमें ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली पढ़ने के बाद फिर हम इसी के सारे रूल लगाने लग जाते हैं। सर ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटा, फिर पैरा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पैरा वाले का भी ज्यादा हो सकता है। कैसे हो सकता है वो ऐसे देखिए, कैसे, अगर मैंने मान लीजिए कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूल ले लिया, ये मैंने कुछ इस टाइप से लिया, यहाँ पर मैंने CH3 ले लिया इस बार, और यहाँ मैंने Cl लगा दिया, ठीक है सर। यहाँ पर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर हमारा CH3 है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, Cl लिया है। सर अगले कंसेप्ट में क्या है, अगला क्वेश्चन ये हमारा बिल्कुल सेम टाइप का है, लेकिन मैंने यहाँ पर सेम ग्रुप नहीं लिए, यहाँ पर मैंने डिफरेंट ग्रुप लिए। तो सर अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले डायरेक्शन देखो डायपोल मोमेंट। सर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन Cl की तरफ होगी, लेकिन CH3 में किधर होती है, डबल बॉन्ड की साइड, कुछ ऐसे हो जाएगी। बिल्कुल सही है सर, इसकी कुछ इस टाइप से डायरेक्शन है और इसकी इधर डायरेक्शन।
इसकी कुछ इस टाइप से डायरेक्शन और इसकी इधर डायरेक्शन। क्या को समझ में आया? मान लीजिए डायपोल मोमेंट μ1 μ2 μ3। सर किसमें एंगल की तो छोड़ो, पहले इधर देखो, क्या इसका जीरो होगा? नॉट, कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर जीरो? क्योंकि उसका भी नीचे डायपोल मोमेंट आ रहा है, इसका भी डायपोल मोमेंट नीचे जा रहा है, तो ओवरऑल तो नीचे जाएगा ना, और नीचे जाएगा जीरो का आएगा। अगर कैंसिल कर रहे होते तब जीरो होता, तो सर पैरा वाले का जीरो हो जाता, ऐसा मत सोचना कभी, है निकाल के देखना है। कैसे देखेंगे सर निकाल के? अब चलो ठीक है, इसका जीरो नहीं, इसका जीरो नहीं, फिर तो किसी का जीरो नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, किसी का जीरो नहीं हुआ इस केस में, किसी का जीरो नहीं। सर किसका ज्यादा होगा किसका कम, ये कैसे निकालेंगे? ये तो सर अभी अभी निकाल चुके हैं हम। क्या निकाल चुके हैं सर? अगर थीटा बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, तो म्यू कम हो जाएगा, मतलब डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। सर इसके लिए क्या करना है? इसके लिए तो निकालना है एंगल। सर एंगल कैसे निकालेंगे भाई? एंगल निकालने के लिए कुछ इस तरह से हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए ये आ रहा है कुछ इस टाइप से नीचे की साइड में, इसको हटा रहा हूं यहां से ना, ये हमारा कुछ इस टाइप, सॉरी इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए फिलहाल, है ना। अभी देखिए इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? नीचे की साइड। इसकी डायरेक्शन क्या है? इधर की साइड है, मतलब कुछ इस टाइप से जा रहा नहीं जा रहा है। इसका मतलब इनके बीच के दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है सर? 120 डिग्री। आप इनका बीच का एंगल नहीं देखोगे, आपको डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस के बीच का एंगल देखना है। भाई इसका डायपोल मोमेंट इधर आ रहा है, उसका डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, एंगल कितना होगा? 120। सर इसका डायपोल मोमेंट किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। इसका डायपोल मोमेंट किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। सर एंगल कितना होगा? सर एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। यहां देखना, यहां देखो डायपोल मोमेंट इधर और इसका भी इधर, सर दोनों का डायपोल मोमेंट सेम ही आ रहा है, एंगल तो 0 डिग्री हो गया। 180 नहीं बोलना, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, एंगल 180 होता है। अगर ये इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, तो एंगल बीच में कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। एंगल बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट घटेगा। इसका मतलब जिसमें एंगल जितना कम होगा डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा। सर एंगल सबसे कम कितना है? 0, 60, 120। यानी इसको हमने बोला था μ1, इसको बोला था μ2, इसको बोला था μ3। सर सबसे ज्यादा क्या होगा? μ1, μ2, μ3 में सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा μ3, तो μ2 फिर μ1। क्यों सर? क्योंकि इसमें एंगल सबसे कम है। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सर अगला लेक्चर में हम बहुत अच्छा से लेके आएंगे, कंसेप्चुअल सारी चीजें समझने, टेंशन न लीजिए। आपका सिलेबस भी हम बहुत हद तक कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। और एक चीज का ध्यान रखें, बस शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि अगले नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई शेयर करिए, इतना ही चाहते हैं बस आपसे।